सबसे पहले हमने सीखा भाई इधर ध्यान दो, बातें मत, एकदम चुप, एकदम चुप, किसी का आवाज नहीं चाहिए। First of all, we have seen that light is that part of electromagnetic spectrum which is visible to us. इधर ध्यान दो, सबसे पहले हमने क्या सीखा कि लाइट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज विजिबल टू अस। इसमें कोई डाउट किसी को? मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो पार्ट जो हमें दिखाई देता है उसका नाम क्या है? लाइट। और उस लाइट की स्टडी का नाम है ऑप्टिक्स। तो कल जो बातें करी थी दैट वाज बेसिक इंट्रोडक्शन, नॉट द चैप्टर। आज सीधा मेजर चैप्टर पे फोकस करेंगे। तो ऑप्टिक्स की स्टडी हमने कल सीखी कि क्या ऑप्टिक्स होता है, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है और रेडियो से लेकर के गैमा रेस तक उसको कैसे याद करते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेव्स, तो ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। लॉन्जिट्यूडनल वेव का एग्जांपल था साउंड वेव, ट्रांसवर्स का एग्जांपल था लाइट वेव, लाइट जिस वेव से आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और कुछ हाँ, व्हाई डू वी सी कलर, उसका आंसर कौन देगा? प्रियल कालना लेक्चर में आती, कल का लेक्चर में थी। तो व्हाई डू वी सी कलर, व्हाट आर द बेसिक रीजंस? खाली नाम बोलो, एक्शन। जो अगर लाइट आन पर पड़ी है बराबर, तो आनामदी खाली ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट करते, बाकी બધા कलर डार्क ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट करते, बाकी બધા ऑब्जर्व करिए। ओके, वाह, शानदार। बस बस बस, लिमिट लिमिट लिमिट, पाछा ही जाओ। देखो एक ज कलाक છે આપણે શાંતિ રાખો, પછી 12:30 સુધી ક્લાસ લેવો પડશે, અડધો કલાક વધારે બેસવું પડશે। જેટલી કેસેટ છે એટલી ચાલવી જ પડશે। કારો તમે લોકો મને બોલવા દો, કારો વધારે બોલવું પડશે। ચલ શાંતિ, एकदम चुप, इधर ध्यान दो। रे ऑप्टिक्स के बाद एक और चैप्टर है जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स? कौन છે મંથન? બહુ અવાજ આવે છે, લાસ્ટ બેન્ચ ખાલી કરો, એ બેન્ચ ઉપર જ બહાર આવી જા। હમણાં બોલ્યો ને તો એટલે બહાર આવી જા, ચલ આ ખાલી જ છે, આગળ ચલ। શું પ્રાયોરિટી શું છે? चुप रहे उसके लेक्चर कैंसिल कर दो है। चलो इधर ध्यान दो। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स? सबसे पहले उसको समझते हैं, फिर सीधा ऑप्टिक्स के अंदर डिटेल में पढ़ते हैं क्या होता है। तो लाइट जो हमने देखा, लाइट का जो स्पेक्ट्रम था दैट वाज स्टार्टिंग फ्रॉम आई थिंक ऐसा कुछ था 3600 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक उसका विबग्योर स्पेक्ट्रम हमने कल देखा था। अब सिचुएशन ऐसी है कि लाइट के कुछ फिनोमिना जो आपने 10th क्लास में पढ़े हैं उसके बारे में कुछ आइडिया आपको है? व्हाट आर द सिंपल थिंग्स विच हैव लर्न? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट भी पढ़ चुके हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ चुके हैं। तो ये सब हमने पढ़ चुके हैं 10th क्लास के अंदर। लाइट कुछ और तरीके से भी बिहेव करती है जिसका नाम है डिफ्रैक्शन या फिर डाइफ्रैक्शन। फिर उसमें इंटरफियरेंस होता है लाइट का, उसकी फ्रिंजेस मिलती है, वो सब चीज़ें वेव ऑप्टिक्स में आती है। उसका मतलब क्या हुआ? सपोज कंसिडर अ सिचुएशन, अब ये एक टॉर्च है, ऐसी टॉर्च है। अब सपोज मान लो यहाँ पे एक कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड में एक होल बना दूँ और यहाँ से टॉर्च लगाओ तो वहाँ पे कैसा लाइट जाएगी? एक बीम जाएगी होल जैसी, परफेक्ट। अब क्या करना है? अब वो जो होल है वो बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू दी वेवलेंथ ऑफ द लाइट। समझ में आ रहा है कि इसकी वेवलेंथ मान लो 3600 एंगस्ट्रॉम है और जो होल मैंने कार्डबोर्ड में बनाया था दैट वाज मान लो 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन दिस थिंग। समझ में आ रहा है? एक एवरेज ले लेता हूँ उन बीच का 4000 एंगस्ट्रॉम। तो 4000 को मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो 10⁻⁻10 और 4 को करूँगा तो -7। लॉजिकली समझ में आ रहा है क्या किया? तो लाइट की जो वेवलेंथ है उसके सामने जो स्लिट या फिर होल जो बनाया था वो बहुत बड़ा था, तो लाइट उसमें से आराम से पास हो गई। इन दैट केस वो कैसे बिहेव करेगी? नॉर्मली रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ऐसी सब चीज़ें बताएगी। और जब स्लिट को एकदम छोटा कर दो, YDSC करके एक एक्सपेरिमेंट आता है, इसके नेक्स्ट चैप्टर में आएगा,
यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसमें क्या होता है कि व्हेन जो होल था जिसमें से लाइट पास हो रही थी उसको इतना मिनिमाइज कर दो एज कम्पेयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, कि अगर मैं होल को इतना छोटा बना दूँ 10⁻⁻⁴ मीटर जितना, उसको अगर 10⁻⁻7 mm 10⁻⁴ mm जितना, तो इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो -7 मीटर हो जाएगा। नाउ दिस होल इज कंपेरेबल टू दिस वेवलेंथ। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? जो कार्डबोर्ड पहले था उसमें एक सर्कल होल था 1 सेंटीमीटर का, उसमें से लाइट पास होगी तो एक सर्कल बनाएगी सामने वाली स्क्रीन पे। पर अब क्या करना है, उस होल को छोटा करते जाना है। छोटा मतलब उसी कार्डबोर्ड में जैसे सुई को चुभा दिया उतना छोटा होल बना दिया। तो इन दैट केस लाइट विल बिहेव कम्प्लीटली डिफरेंटली, वो नॉर्मली बिहेव नहीं करेगी। उसका जो बिहेवियर है उसको डाइफ्रैक्शन, वो अपनी पोजीशन से हिल जाएगी, मतलब उसको स्ट्रेट जाना था लेकिन ड्यू टू दैट स्मॉल पाथ, स्मॉल स्लिट, उस स्लिट की वजह से उसका बिहेवियर चेंज हो गया। उसने ना तो रिफ्लेक्शन दिखाया ना रिफ्रैक्शन दिखाया, कोई नया फिनोमिना दिखाया जिसे बोलते हैं डाइफ्रैक्शन या फिर डिफ्रैक्शन, जो भी आपकी श्रद्धा से आपको जो प्रोनाउंसिएशन अच्छा लगे। तो डाइफ्रैक्शन या फिर डिफ्रैक्शन इज द फिनोमिना, मतलब व्हेन द स्लिट इज कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, in that case light behaves completely differently. In that case we have to study wave optics. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? And wave the light is passing through very larger slit than its wavelength. In that case we will study geometrical optics. इसमें reflection, refraction जो भी चीज़ें आती हैं जो 10th क्लास में हम पढ़ चुके हैं, that will be the portion we will be covering here. तो ऑप्टिक्स के 2 अलग अलग पार्ट लिखो, उसमें क्या लिखना है वो एक सेंटेंस में लिखवा देता हूँ। तो लॉजिकली आपको खाली एक आइडिया आएगा कि इसमें क्या पढ़ना है और इसमें क्या पढ़ना है। समझ में आ रहा है कि लाइट विल बिहेव डिफरेंटली। हेडिंग लगाओ ऑप्टिक्स, उसके 2 पार्ट्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। बाल मंदिर में चला पे इतना बकवास मत करो। मैंने कल भी समझाया था 11 मार्क्स का वेटेज है, एक भी टॉपिक चला गया तो समझ में नहीं आएगा कैसे चल रहा है। नथिंग विल बी जो प्रीवियसली पढ़ा हुआ है ऐसा कुछ नहीं है, पूरा कंटेंट ऑलमोस्ट नया है। तो व्हेन द डायमेंशन ऑफ द स्लिट इज वेरी लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर इज वेरी लार्जर देन 4000 एंगस्ट्रॉम। ये हमने एवरेज वेवलेंथ ले ली लाइट की। In this case light will behave in a normal wave, light will behave in normal condition, normal wave. And the phenomena which are observant is reflection, refraction, scattering, वो सारे phenomena हमको geometrical optics में देखने को मिलेंगे। इसका पूरा उल्टा वेव ऑप्टिक्स में लिखना है। व्हेन द डायमेंशन ऑफ स्लिट इज एज कंपेयर्ड टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। आनु कॉन्ट्राडिक्टरी। When the dimension of slit ए बात होए
देखो इसमें क्या लिखना है, व्हेन द डायमेंशन ऑफ स्लिट इज एज कंपेयर्ड टू द लैम्बडा ऑफ द लाइट, इन दैट केस लाइट विल बिहेव कंप्लीट डिफरेंटली, लाइट विल बिहेव डिफरेंटली। ये समझ में आ रहा है क्या लिखना है, कैसे लिखना है? लाइट डिफरेंटली बिहेव करेगी तो उसको वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, उसको पढ़ने के तरीके अलग अलग हैं। फॉर एग्जांपल YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वहाँ पे वो पढ़ेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे कैसे चल रहा है। फॉर एग्जांपल वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 4000 एंगस्ट्रॉम। सोचिए भाई, वे आशीष तू वहाँ से निकल, इधर आ जा। तो 4 × 10⁻⁻7 मीटर्स और स्लिट की साइज बनाई 10⁻⁻4 mm। पहले स्लिट की साइज थी 1 सेंटीमीटर, तो लाइट नॉर्मली बिहेव कर रही थी, लेकिन जब स्लिट की साइज एकदम कम कर दी एज कम्पेयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो लाइट का बिहेवियर एकदम से चेंज हो गया, उसमें फिनोमिना भी चेंज हो गए, डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, वो सब हमें देखने को मिला। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो वो सब हम यहाँ पे नहीं पढ़ पाएंगे बिकॉज वो कम्प्लीटली अलग चीज़ है, तो उसको वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा जाएगा। जैसे डार्क रूम में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं उसको। डार्क रूम होता है जिसमें एक्सपेरिमेंट करवा माटेनो डार्क रूम, बीजो डार्क रूम फिजिक्स लैब ની અંદર डार्क रूम હોય, ये डार्क रूम। चलो लिख लिया सबने? सॉरी कौन जो શીખવાડું છો કે લખો, આખું પાછું કોપી કરવાનું। વેન ડાયમેન્શન ઓફ સ્લિટ, પછી આજે અંડરલાઈન કરી એની જગ્યાએ આ લખવાનું એઝ કમ્પેર્ડ ટુ ધ લેમ્બડા ઓફ લાઇટ। In this case, phenomena will be reflection, refraction, or in this case diffraction, diffraction, जो भी। Young's double slit experiment. Young's double slit experiment. એ આવતા ચેપ્ટરમાં આવશે। चलो इधर ध्यान दो, बातें बंद। चलो ये याद करो, कल हमने क्या सीखा था? इधर ध्यान दो, बातें बंद, एकदम चुप। कल हमने देखा था कि when the light is passing through one medium to another medium, which physical quantity will remain constant? Frequency will remain constant, and the frequency color is the property of what? Frequency। अब यहाँ पे हमने पता था कि भाई फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। अब लॉजिकली सम बेसिक एस्पेक्ट जो हम 10th क्लास में सीख चुके हैं, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबको पता है क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द फैक्टर बाय विच द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस इन द मीडियम। सपोज स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला ऐसा होता है, कभी देखा है? चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला ऐसा कुछ आया होगा। हमने सीखा कि लाइट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसमें कोई डाउट किसी को? तो इट विल हैव बोथ कंपोनेंट, एक मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट विच इज म्यू नॉट, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट भी होगा विच इज एप्सिलॉन नॉट। ये म्यू नॉट कौन है? परमिएबिलिटी। एप्सिलॉन नॉट कौन है? परमिटिविटी।
तो लॉजिकली हमको पता है c इज इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसकी वैल्यू क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये सपोज ये वैक्यूम था या एयर था, तो उसकी ये स्पीड ये होगी। अब सेकेंड मीडियम में हमने कल डिस्कस किया था कि ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम मतलब ये कोई मीडियम है, वाटर या ग्लास कुछ भी। अब राइट नाउ इफ आई वांट टू कंसीडर व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, तो ये फॉर्मूला ऐसा लिख सकते हैं μm एप्सिलॉन m। ये समझ में आ रहा है? ऐसा कुछ हमने किया हुआ है, एप्सिलॉन r इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन m। तो यहाँ से नहीं, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट आओगे क्वेश्चन ना, वही होता है एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन m। तो यहाँ से रिलेटिव परमिटिविटी कर रही है एक बार, शांति रही ओके। तो एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला होगा एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। भाई इधर ध्यान दो यार, बातें बंद कर ना करो तो थोड़ा बाहर कोई ना नहीं पड़े, मगजमारी ना कर। तो एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला क्या होगा एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली इफ आई वांट टू कंसीडर एप्सिलॉन आर सॉरी म्यू आर, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा म्यू बाय म्यू नॉट। तो यहाँ से एप्सिलॉन एम का फॉर्मूला क्या बनेगा 1/म्यू एम का फॉर्मूला बना म्यू आर एप्सिलॉन सॉरी म्यू आर म्यू नॉट। और यहाँ से एप्सिलॉन एम का फॉर्मूला क्या बना एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों का अगर रेशियो लिया जाए c/cm ऑफ, तो 1/√μ r एप्सिलॉन r, ऐसा कुछ बचेगा। ये लॉजिकली समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? फिर से वंस मोर इधर ध्यान दो। सबसे पहले वी हैव कंसीडर्ड अ सिचुएशन वेयर रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू ए रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम वाज कंसीडर्ड एज एयर एंड डेंसर मीडियम वाज एनीथिंग वाटर ग्लास एनीथिंग बट द डेंसर देन द एयर। तो ये समझ में आया सबको? स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम 1 कैन बी गिवन एज 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम 2 कैन बी गिवन एज 1/μm एप्सिलॉन m। ये कहाँ से आया फॉर्मूला? बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज द पर्टिकुलर थिंग केम फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो इट विल हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैक्टर एंड इलेक्ट्रिक फैक्टर बोथ। तो वो हमको पता है म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू भी हमको पता है 3 × 10⁸। तो cm का फॉर्मूला क्या आएगा 1/√μm एप्सिलॉन m। अब म्यू एम और एप्सिलॉन एम का फॉर्मूला यहाँ से बनाया, रिलेटिव परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो म्यू एप्सिलॉन एम क्या होगा एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया कैसे किया? तो म्यू एम को रिप्लेस कर सकते हैं और एप्सिलॉन एम को रिप्लेस कर सकते हैं ऐसे। लॉजिकली एक स्टेप नहीं लिखा, लिख देता हूँ कोई बात नहीं। एप्सिलॉन एम इक्वल टू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली म्यू एम विल बी इक्वल टू म्यू आर एंड म्यू नॉट। इन दोनों को यहाँ पर रिप्लेस कराएंगे तो ऐसा कुछ आएगा। फिर दोनों स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम दोनों का रेशियो लूँगा तो ऐसा कुछ बचेगा। अब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? क्या जी स्टेप लिख दो। ओके तो क्या आएगा इधर? ये सब निकल जाएगा तो 1/√μr एप्सिलॉन r बचेगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? तो c इज इक्वल टू क्या आएगा cm/√μr एप्सिलॉन r। थोड़ा आगे आइए ना, अब तू खाली ना सारू। चल बद्दू फरी एक बार समझा लो वंस मोर। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। सबसे पहले हमें सीखना है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी विल रिमेन कांस्टेंट व्हेन द रे इज पासिंग थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम।
एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब आता है तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, लैम्डा और वेलोसिटी चेंज होती है। फिर हमने देखा कि भाई स्पीड ऑफ लाइट इन एयर का फॉर्मूला ये होता है c=1/√μ0ε0। कैसे? बिकॉज लाइट इज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो उसमें इलेक्ट्रिक फैक्टर भी होगा और मैग्नेटिक फैक्टर भी होगा। तो μ0 इज द परमिएबिलिटी और ये परमिटिविटी, ये चैप्टर 1 में देखा हुआ है, चैप्टर 4 में देखा हुआ है। इसकी वैल्यू क्या होती है 4π×10⁻⁷। इसकी वैल्यू क्या होती है 8.85×10⁻12 समथिंग। तो दोनों की वैल्यू पता है आपको, तो यहाँ दोनों की वैल्यू पुट करोगे, उसका स्क्वायर रूट करोगे तो ये आंसर आना चाहिए। लॉजिकली उसमें टाइम नहीं दे रहा बिकॉज हमको पता है स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू यही है। फिर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम तो 1/√μm∈m। फिर μm और ε कैसे लिख सकते हैं? तो ऐसे लिख सकते हैं, दोनों का रेशियो लिया तो ऐसा कुछ बचेगा 1/μr∈r इन रूट रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। समझ में आ रहा है? नाउ दिस इज द फैक्टर विच वी वर कॉलिंग एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n। ये 10th क्लास में हमने देखा हुआ है, पर हमको ये आइडिया नहीं था कि ये कहाँ से आया। हमको डायरेक्टली बोलते थे कि सपोज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास इज 1.5 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम is given by 3×10⁸, then what will be the speed of light in the glass? तो हम यहाँ से फाइंड करते थे वेलोसिटी इन ग्लास विल बी 3×10⁸ डिवाइड बाई 1.5, तो आंसर आता था 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब एयर में जो स्पीड थी वो 3.3×10⁸ थी, लेकिन ग्लास में जाने के बाद स्पीड कितनी हो जाएगी 1.5 के फैक्टर से कम हो गई। दिस फैक्टर वॉज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। समझ में आ रहा है? तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कहाँ से मिला? यहाँ से। समझ में आ रहा है? (1/μr∈r). हाँ नहीं आटलू रूट। बताओ यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम बरोबर। हाँ ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे था। हमको चाहिए स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम c×√μr∈r। वेलोसिटी इन मीडियम इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन n। तो 1/n, तो ये इसके इक्वल टू n होगा। 1/n इक्वल टू √μr∈r, तो n इक्वल टू 1/√μr∈r। तो यहाँ से फॉर्मूला बना, समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन द नंबर। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ? ये ज़रूरी नहीं है, पर आपको खाली समझा रहा हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे आता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो नंबर होता है उसका कैसे यूज़ लेना है। तो लॉजिकली हमको पता है कि कौन सी चीज़ कांस्टेंट रहेगी, तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। और क्या चेंज होता है? तो भाई वेलोसिटी चेंज होगी और लैम्बडा चेंज होगा। इतना नोट कर लो। फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम बनाओ। डायग्राम में हमको कल जो किया था वही है। रिलेटिव परमिटिविटी करू चोख्खू लखू बाजू। एक मिनिट थोडं सरकू लागे आपण थोडं दाखवायला आहे खरं।
જ કરું છું ફરી વાર આખું એકવાર પ્રૂવ કરી લઉં ને સંતોષ થઈ જાય બોલ ભાઈ अरे एम नहीं स्टार्टिंग में ते एम આવશે ને अरे सर आपने एम लिखा था आज की जगह एम लिखा था एम આવશે म्यू एम ई है म्यू અચ્છા અરે પણ બધું થઈને તો એ જ આવશે ને પાછું સ્ટાર્ટિંગ માં તો મેં લખો ને એને પછી રીતે क्या है म्यू नॉट म्यू आर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन लिख लिया कि नहीं लिख लिया मुंह बंद रखने भाई બહાર નીકળો ચલ બહુ આખું વાતાવરણ ખરાબ કરો છો આ બાજુ બહુ જ અવાજ થાય છે બહાર નીકળ ચલ ત્યાંથી તનિષ તું બી નીકળ ચલ નીકળ બાકી લેક્ચર આગળ નહીં ચાલે કાં તો બહાર નીકળ કાં તો ત્યાંથી બહાર નીકળ આખો અડધો કલાક વેસ્ટ કર્યો તમે લોકોએ અત્યાર સુધી પ્લેન મિરર ચાલુ થઈ જતું હતું રિસેસ ચાલે છે કે ભાન પડે છે હું કરવા આવ્યા છું અહીંયા કેટલી વાર કહેવાની એક ને એક વસ્તુ
चलो लिख लिया है तो इधर ध्यान दो। इन रियलिटी क्या होता है कि व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग समथिंग, कोई भी मिरर में या कांच में हम देखते हैं, ट्रांसपेरेंट अगर कांच है तो सिचुएशन क्या होगी, समटाइम्स आप अपने आप को भी थोड़ा बहुत देख पाओगे और कांच के बाहर भी देख पाओगे। तो इन रियलिटी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों एक साथ होते हैं, पर 10th क्लास में जब हम पढ़ते हैं तो रिफ्लेक्शन को अलग से पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन को अलग से पढ़ते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो विच एवर फिनोमिना इज डोमिनेंट उसे हम ज़्यादा पढ़ते हैं। सपोज 99% रिफ्लेक्शन हुआ और 1% रिफ्रैक्शन हुआ तो उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उस टाइम पे खाली रिफ्लेक्शन को पढ़ा जाता है। और जब 99% रिफ्रैक्शन होता है और 1% ही रिफ्लेक्शन होता है तो विच एवर फिनोमिना इज डोमिनेंट वी विल स्टडी दैट पर्टिकुलर पार्ट। तो सिंपली आपको ये डायग्राम बनाना है और लिखना है कि इन रियलिटी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हैपन्स एट द सेम टाइम बट वी कंसिडर ओनली दैट फिनोमिना विच इज डोमिनेंट इन बोथ ऑफ देम। तो इन रियलिटी कोई भी मीडियम में से दूसरे मीडियम में जब रे जाती है तो उसका थोड़ा पोर्शन अंदर जाता है और थोड़ा पोर्शन रिफ्लेक्ट बैक करके वापस भी आता है। बट वी विल स्टडी, वी विल कंसिडर द फिनोमिना विच इज डोमिनेंट इन बोथ ऑफ देम। तो लकी 2 मिनट लगते चलो ये बना लिया सबने। विच एवर इज डोमिनेंट इन बोथ ऑफ देम। मतलब ये सम सॉल्विंग का पर्सपेक्टिव है। जब क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक साथ बताया होगा तो हमें कौन सा फिनोमिना सॉल्व करना है, मिरर फार्मूला लगाओगे कि लेंस फार्मूला लगाओगे, वो कंफ्यूजन उस वक्त आएगा, मैं समझाऊंगा उस वक्त फिर से। अभी के लिए आपको लॉजिकली पता होना चाहिए कि दोनों में से जो भी डोमिनेंट होगा उसको हम सॉल्व करेंगे पहले। तो फर्स्ट फिनोमिना ऑफ द ऑप्टिक्स विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिंपल, फटाफट आता है तो फटाफट रिस्पॉन्स करो तो आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमें 2 चीज़ पढ़नी ज़रूरी होती है। सबसे पहले एक सरफेस लिया जाता है जिसकी सिल्वरिंग करी होती है, उसे हम मिरर बोलते हैं। प्लेन मिरर इसके बाद पढ़ेंगे। वी हैव रिफ्लेक्शन के अंदर 2 पार्ट्स। શું છે કંઈ કરવું છે હજી? ટાઈમ બગાડો છે હજી તો ધ્યાન આપવું છે અહીંયા। रिफ्लेक्शन के अंदर वी हैव 2 पार्ट्स, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर एंड रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स। बेसिकली मोस्टली सब कुछ हमें पता है। प्लेन मिरर को पढ़ने के लिए या स्फेरिकल मिरर को पढ़ने के लिए मिरर कैसे बनते हैं, मिरर के नीचे एक सिल्वरिंग करी जाती है अलग अलग कलर की। जैसे लैब में हमारे पास जो मिरर्स होते हैं उसमें ध्यान से देखो तो पीछे ऐसा कुछ ऑरेंज कलर लगाया हुआ है, तो कभी ऑरेंज कलर यूज़ करते हैं, कभी ब्लू कलर यूज़ करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि ये 99% अब ये चीज़ क्या कर पाएगी, इसके लिए कौन सा फिनोमिना डोमिनेट करेगा, तो रिफ्लेक्शन ओनली। समझ में आ रहा है? बिकॉज पीछे हमने इसको सिल्वरिंग कर दिया। समझ में आ रहा है? बुक में इसका नाम सिल्वरिंग लिखा हुआ है कि मिरर को पीछे से सिल्वरिंग किया जाता है, दैट इज मैक्सिमम उसका क्या फिनोमिना हो जाए, रिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है? तो एनी काइंड ऑफ मिरर जिसको पीछे से कलर कर दिया गया हो या फिर सिल्वरिंग कर दी गई हो, वो किसके लिए करते हैं, ताकि मैक्सिमम कौन सा फिनोमिना देखने को मिले, रिफ्लेक्शन का फिनोमिना देखने को मिले। फिर रिफ्लेक्शन के फिनोमिना हमने क्या सीखा है, तो कि भाई एक नॉर्मल टू द प्लेन होता है, एक इंसिडेंट रे होती है और एक रिफ्लेक्टेड रे होती है। ये लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने सीखा हुआ है। पहला लॉ क्या बोलता है कि भाई इंसिडेंट रे ने जो एंगल बनाया नॉर्मल के साथ, दैट विल बी सेम एज रिफ्लेक्टेड एंगल जो बनेगा नॉर्मल के साथ। समझ में आ रहा है? वी विल ऑलवेज मेजर एंगल विद द नॉर्मल विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। ऐसा क्यों? यहाँ पे तो चलो ये चल जाएगा, पर जब स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे तो ये नहीं चलेगा, बिकॉज स्फेरिकल मिरर में थोड़ा कर्व होगा, तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी। अगर यहाँ पे अगर इंसिडेंट रे पड़ा तो ये एंगल अलग और ये एंगल अलग हो सकता है।
तो हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल टू द सरफेस बनाएंगे, उसके आसपास जो एंगल होगा वो हम कंसिडर करेंगे। लॉजिकली एंगल विल बी मेड विद द ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। पहला लॉ था इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। दूसरा लॉ ऐसा है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल टू द सरफेस, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। अब 10th के हिसाब से हमको इतना याद होना चाहिए, लेकिन अब 12th में आ गए तो इसका कुछ मतलब होता होगा। मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट को शायद डिटर्मिनेंट का चैप्टर चल गया हो, तो इनको आइडिया होगा कि कोप्लानर वेक्टर्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है। डिटर्मिनेंट का चैप्टर चल चुका है, ठीक। तो इसका यूज़ क्या है वो समझा रहा हूँ अभी। हमको पता है वेक्टर प्रोडक्ट कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड से करते हैं। इधर ध्यान दो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जब हम करते हैं तो एक डिटर्मिनेंट होती है आई जे के लिखते हैं, फिर ए के सारे कोऑर्डिनेट्स बी के सारे कोऑर्डिनेट्स, फिर इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। तो आता है सबको। तो लॉजिकली क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट करने के लिए हम डिटर्मिनेंट का यूज़ करते हैं। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्या होता है कि जब सेम प्लेन में होता है, उसका मतलब क्या हुआ, ये बोर्ड एक सेम प्लेन है, 2 डायमेंशनल प्लेन, तो इंसिडेंट रे जो आएगा और जो रिफ्लेक्टेड रे होगा और नॉर्मल टू द सरफेस होगा, एवरीथिंग विल लाई इन द सेम प्लेन लाइक दिस। कुछ भी उस प्लेन से बाहर नहीं जा सकता। समझ में आ रहा है? तो इफ़ एवरीथिंग इज लाइंग इन द सेम प्लेन, तो उसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है कि कोप्लानर वेक्टर्स जो होंगे, मतलब ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, तो उनका जब क्रॉस प्रोडक्ट कराया जाएगा तो उसका आंसर ऑलवेज 0 आएगा। समझ में आ रहा है? तो डिटर्मिनेंट के पर्पज से हमको पता होना चाहिए कि कोप्लानर वेक्टर्स का डिटर्मिनेंट ऑलवेज 0 आता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो एक नोट करके लिख लो, इसका मतलब क्या होता है। पहले रिफ्लेक्शन, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है वो बताने की ज़रूरत है नहीं, पर एक बार बता देता हूँ। सपोज आपका मिरर ऐसा अनइवन शेप का है, तो ये लॉ तो फॉलो करेंगे, पर आने वाली लाइट कैसे भी जा सकती है। इसे बोलते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसे बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। कि फ्रॉम अ सिल्वर्ड पॉलिश्ड सरफेस, if the incident ray is strike at the angle I with the normal, it will reflected back with the angle R, and reflected ray is called R. फिर law of reflection is called as incident angle is equal to reflected angle, and everything which you are seeing in this particular diagram all lies in the same plane. उसका मतलब क्या होता है? तो every vector कौन છે યાર? એ મુજરો જોવા આવ્યો તું? તમારા લોકોનું શું ફેન્ટસી શું છે, કરવું છે શું? એ તો હું છું નહીં। તો બકવાસ બંધ કરીને ધ્યાન આપ અને લખ। डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन लिखो सबसे पहले। ये तो हमने सीखा कि भाई इन रियल लाइफ दोनों एक साथ होते हैं, पर हमें कौन सा कंसीडर करना है जिसका डोमिनेशन ज़्यादा हो। डोमिनेशन ज़्यादा करने के लिए हमने क्या किया, तो सिल्वरिंग कर दी। तो सिल्वरिंग ऑफ द मिरर एक टॉपिक होता है जिसमें सिर्फ इतना लिखना है कि अलग अलग कलर से मिरर के पीछे वाली साइड को कलर कर दिया जाता है। कौन से कलर का क्या सिग्निफिकेंस है उसका यूज़ बाद में आएगा, उसको मैं डिटेल में समझाऊंगा बाद में। अभी आपको सिर्फ सीखना है सिल्वरिंग ऑफ द मिरर। सिल्वरिंग करने से क्या हुआ, तो कि भाई रिफ्लेक्शन का फिनोमिना डोमिनेट करने लगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? दैट्स व्हाई वी विल स्टडी रिफ्लेक्शन। डेफिनेशन लो। व्हेन द इंसिडेंट लाइट reflects back in the same medium, when the incident light reflects back into the same medium, when the incident light reflects back into the same medium, then the phenomena of light is known as reflection.
वो फिनोमेना समझाने के लिए डायग्राम बना दो, उसके लॉस लिख दो, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। Why do mirrors are silvered? तो उसका आंसर क्या होगा? Mirror are silvered so that the phenomena of reflection becomes dominant. ऐसा आंसर होगा उसका। फिर लिखना है if the vectors are coplanar, if the vectors are coplanar, then determinant is 0. चलो इधर ध्यान दो। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में से सवाल कैसा आता है वो देखो। वी हैव अ सर्कुलर reflected surface which is silvered from the inside of it. क्वेश्चन लिखो फटाफट। Circular reflected surface as given in the diagram is given. Circular reflected surface as given in the diagram is given. Then find out the coordinate of xy. Coordinate xy. If the ray becomes vertical after reflection, find out the xy coordinates. If the ray becomes vertical after reflection, समझा रहा हूँ क्या करना है। एक सर्कुलर मिरर है, इसके ऊपर इंसिडेंट रे आया किसी xy कोऑर्डिनेट पे, इंसिडेंट होने के बाद वो परपेंडिकुलरली रिफ्लेक्ट बैक होता है। तो इस xy कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स वेयर द इंसिडेंट रे इंसिडेंट है। सवाल सबको समझ में आया? कि इंसिडेंट रे किसी सर्कुलर सरफेस पे आया और वो रिफ्लेक्ट हुआ परपेंडिकुलरली, देन फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स। ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। सिंपल लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज करना है। बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर्स अगर याद है तो हो जाएगा। हाँ
क्लिप चला जाता है। देखो जितनी बातें करनी है कर लो, जब तक प्लेन मिरर चालू नहीं होगा यहाँ से लेक्चर खत्म नहीं होगा। 12:15 થાય 12:30 થાય બેસવું પડશે, कोई ऑप्शन नहीं। एम बी बहार लेक्चर है नहीं। चुपचाप इधर ध्यान दो। सवाल सबको समझ में आ रहा है? किसको सवाल समझ में नहीं आया ऐसा कोई है? We have a circular mirror या reflected surface. Ray of light is incidented on the coordinate xy. इंसिडेंट होने के बाद वो रिफ्लेक्ट हुई 90 डिग्री पे, परपेंडिकुलरली डिफ्लेक्ट हुई। तो xy कोऑर्डिनेट्स बताओ, दैट इज द क्वेश्चन। अब बस आटલું इतना ही है। ये जमी लेवन जाता है चलो ओरिजिन से बस ओरिजिन रेडियस લઈ લે બસ, અને રેડિયસ તાર છે ખુશ। एकदम इजी चीज है। अभी ध्यान दिया होता, बीच में बकवास नहीं करी होती तो हो जाता सॉल्व। आ बधाने कालથી અંદર ઘૂસવાડો લેક્ચરમાં ત્રણ બેન્ચ ને બહુ મગજમારી કરી તમે લોકોએ। आशीष तारू बहु हली गई है, बहु કંઈક ને કંઈક બોલ કરો તમે લોકો। एकदम चुप लो, शांति રાખો। બહુ વધારે વેટેડનું ચેપ્ટર છે, ધ્યાન નહીં આપે તો નહીં સમજ પડે। પ્લેન મિરર બુકમાં છે જ નહીં કશું, પણ ક્વેશ્ચન કેવા આવે છે બધું કરાવવું પડશે અલગથી। ये कोई क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, पर ये आपको समझ में आना चाहिए टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स। ये गुजकेट में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिकॉज एकदम सिंपल क्वेश्चन है। नहीं समझ में आ रहा है? एक समझा रहता हूँ, उसके बाद का आप खुद कर पाओगे। देयर आर 2 टाइप्स, वो दोनों टाइप डिस्कस कर लेता हूँ। ये गुजकेट में पूछा चुका है एक बार, पर इसके बाद वाला जो है वो नीट और जेई के लिए इम्पोर्टेंट है, पर आपको आना चाहिए। लॉजिकली आपको मेथड समझ में आनी चाहिए। अब सिंपली करना क्या है, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इंसिडेंट रे इज रिफ्लेक्टेड बैक विद द परपेंडिकुलरली, मतलब इसके परपेंडिकुलरली वो रिफ्लेक्ट बैक हुआ। और लॉजिकली हमको पता है कि नॉर्मल टू द सरफेस बनाओ, पर किसी भी सर्कुलर सब्जेक्ट है तो उसके ऊपर नॉर्मल टू द सरफेस कैसे बनाएंगे? किसी को आइडिया है? टेंजेंट तो ये बनेगा ना, पर अपने को नॉर्मल टू द सरफेस, तो सेंटर से पास होने वाली लाइन दैट विल बी ऑलवेज नॉर्मल टू द सर्कुलर। और किसी भी आर्क अगर है तो सेंटर से पास होने वाली लाइन विल ऑलवेज बी द परपेंडिकुलर लाइन। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाओ। अब लॉजिकली हमको पता है बाय द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन कि इंसिडेंट एंगल विल बी इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो अगर ये 90 था तो ये 45 और ये भी 45 होगा। लॉजिकली समझ में आ रहा है? और 2 पैरेलल लाइंस को जो एंगल बनाएगा वो सेम बनाएगा, 45। समझ में आ रहा है? अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, एक ये रहा, एक ये रहा। कैसे बनाओगे? अगर ये रेडियस है तो ये रेडियस का cos 45 और ये रेडियस का sin 45, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हुए? r cos 45, r sin 45। समझ में आ रहा है क्या करना है? सिमिलरली यही क्वेश्चन फिर से सॉल्व करो। यहाँ पे एंगल बना दो 120 डिग्री का, कि सपोज द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट्स विथ 120 डिग्री, तो r cos 60, r sin 60। समझ में आ रहा है? सेम टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, खाली आपको एंगल पता होने चाहिए। कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? r cos 60, r sin 60, r। समझ में आ रहा है? इसके बाद वाला क्वेश्चन सोल्व कराओ, सिंपली इसको नोट करो।
अब ये क्वेश्चन किसी से नहीं होगा तो चलेगा, बट दैट इज द मोस्ट सिंपल क्वेश्चन। आपको ये पैटर्न पता होनी चाहिए, अपने लैंग्वेज में लिख दो कि गुजकेट में ऐसा क्वेश्चन आए तो ये इसकी पैटर्न सेम है किसी भी जगह पे। यूज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को यूज़ करना है कि दोनों एंगल का पता चल जाएगा। फिर नॉर्मल ज्योमेट्री लगानी है, यहाँ पे z बन रहा होगा, कुछ भी बन रहा होगा, वो बना के एंगल यहाँ पे शिफ्ट कराना है। फिर सिंपली हमको उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेने हैं फॉर एनी काइंड ऑफ कर्व। नॉर्मल सर्कल इजी क्वेश्चन होता है, उसके बाद पैराबोला, हाइपरबोला कुछ भी पूछ सकते हैं, उसके लिए वो वाला क्वेश्चन है, वो इसी के एसोसिएशन में है। मतलब लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में से कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो दिस इज फॉर योर बोर्ड्स एंड गुजकेट। ये सेम क्वेश्चन आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने आने चाहिए, जहाँ पे इंसिडेंट रे पड़ा उसका कोऑर्डिनेट निकालना आना चाहिए। फिर अगर जेई मेन और एडवांस में जाना है तो कोई भी कर्व, फॉर एनी काइंड ऑफ कर्व, सपोज आई हैव कंसिडर्ड अ पैराबोला ऑफ x इज इक्वल टू y स्क्वायर। सेम क्वेश्चन कि इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स एट द xy कोऑर्डिनेट and reflects back perpendicularly, then find out the coordinates. We have a parabola with the equation x equal to y square. Same incident ray is striked at the xy coordinates and reflects back perpendicularly. Same case, वहाँ पे जैसा हुआ था ऐसा ही हुआ यहाँ पे, reflect back हुआ perpendicularly, then find out the coordinate of this xy. मतलब इंसिडेंट जहाँ पे हुआ उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने। करना वही है पर एक स्टेप खाली यहाँ पे ऐड होगा। પ્લેન મિરર ચાલશે પછી લેક્ચર પતશે, આના પછી પ્લેન મિરર છે, 15 મિનિટ લાગશે। એકલો એકલો હું કરીશ? छोड़ દીધું, ગીવ અપ કરી દીધું? મગજ ચલાવવા માટે ટ્રાય તો કરો। ઓ 1 તો નહીં, શું થયું? એક હિન્ટ આપી દઉં, કઈ કેટલે પહોંચે તમે લોકો? बराबर है बोल, ये करवाना नहीं, ये नहीं करवाना। उधर सर्कल दिया है तभी वो होगा। कंपोनेंट्स निकालने हैं, दैट इज द वन प्रोसीजर फॉर सर्कल। यहाँ पे भी कंपोनेंट ही निकालने हैं, पर कंपोनेंट किसके रिस्पेक्ट टू निकालने हैं तो हमको स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। इस पॉइंट का स्लोप फाइंड करो, तो ऐसा कुछ आए, सॉरी टेंजेंट जो बनाएंगे वही स्लोप होगा। तो ये स्लोप मिल गया, इधर ध्यान दो, परपेंडिकुलरली जा रहा है तो ऐसे जाएगा। तो लॉजिकली हमको पता है इंसिडेंट रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे, तो ये 45 हो जाएगा। इफ दिस इज 90 और ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ये z बन जाएगा तो 45 यहाँ पे आ जाएगा। तो tan 45 इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? इसमें सिंपल एक ही स्टेप है, फॉर एनी काइंड ऑफ कर्व फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द स्लोप। स्लोप मिल गया, स्लोप क्या होता है? dy बाई डी एक्स। tan 45 की वैल्यू क्या होती है? तो 1 इक्वल टू dy बाई डी एक्स। इसका dy बाई डी एक्स कराओ तो dx इक्वल टू 2y dy।
तो dy by dx became अब x1 निकला मेरा तो y 1/2y, तो 1/2y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1/2। अब इसको इक्वेशन में पुट करो तो x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या किया? सबको समझ में आया क्या करना है? देखो फॉर सर्कल सिंपल कंपोनेंट्स निकालने हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक ही स्टेप करना है, पर फॉर सिमेट्रिक काइंड ऑफ थिंग आपको कंपोनेंट्स निकालने आंसर आ जाएगा। पर अगर दुनिया का कोई भी कर्व है तो उसको क्या करना पड़ेगा? हमको स्लोप निकालना पड़ेगा। उसका स्लोप निकालेंगे तो dy by dx, जो इक्वेशन कोई भी कर्व का कोई भी इक्वेशन दिया हो, समझ में आ रहा है? कोई भी इक्वेशन दे सकते हैं, सिंपली उसका dy by dx करना है। जो एंगल दिया है वो एंगल फाइंड करना है स्लोप का, और सिंपल उनको इक्वेट करेंगे तो x और y कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है सबको? तो आपको लिखना क्या है? मेथड 1 सबसे पहले टॉपिक का नाम रिफ्लेक्शन ऑफ लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। उसमें से मेथड 1 टाइप 1 क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, जो आपके वो बोर्ड्स और गुजकेट में सेम सिमिलर क्वेश्चन आएंगे। आपको सिंपली करना क्या होता है कि कौन से पॉइंट पे वो स्ट्राइक किया, उसके कोऑर्डिनेट्स। तो सिंपल आपको क्या निकालना आना चाहिए? कंपोनेंट्स। तो ये 12th की कोई बात आई नहीं इसमें, सिर्फ नॉर्मल मैथमेटिक्स वेक्टर अलजेब्रा आपको आता है तो हो जाएगा। फिर उसी में टाइप 2 में एनी काइंड ऑफ कर्व। यहाँ पे कर्व दिया है x इक्वल टू वाई स्क्वायर, एग्जाम में कोई और कर्व दिया है x इक्वल टू वाई क्यूब, तो भी मेथड तो सेम रहेगी। समझ में आ रहा है? तो फॉर एनी काइंड ऑफ कर्व यू हैव टू फाइंड द स्लोप, फिर उसको सॉल्व करो उसी मेथड से, जो आएगा वो x y कोऑर्डिनेट। तो ऐसे नोट्स बनाने हैं आपको। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, उसमें से ये बोर्ड्स के हिसाब से अगर थियरी पूछी तो 2 मार्क्स में पूछेंगे, कभी पूछा नहीं है आज तक, बिकॉज 10th क्लास का टॉपिक है। और उसमें से क्वेश्चन पूछते हैं MCQ के पर्सपेक्टिव से, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। जतो है अभी और 15 मिनट। हेडिंग लगाओ प्लेन मिरर। क्या आंसर आया इसका? एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स 1/4 एंड 1/2। अब लॉजिकली इधर ध्यान दो। प्लेन मिरर में 2 टॉपिक है। एक हाउ टू फॉर्म एन इमेज, इमेज कैसे फॉर्म करना है, कैसे आपको इमेज दिखता है, और रिफ्लेक्शन से दिखता है, उनको पता। तो इमेज क्यों दिखता है, कैसे दिखता है, और फील्ड ऑफ व्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज कैसे दिखता है वो सीखना है सबसे पहले। तो हमने कल सीखा कि भाई कलर क्यों दिखता है, वही फंडा है इसके लिए कि रिफ्लेक्शन होगा। लाइट मेरे ऊपर गिरी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई, आपकी आंखों में गई, और आपको समझ में आया कि कोई सामने खड़ा है। तो सिंपल ऑब्जेक्ट क्यों दिखता है। अगर यहाँ पे कोई मिरर नहीं है फिर भी मेरी इमेज वहाँ बनेगी कि नहीं बनेगी? अगर मैं इमेजिन करूँ कि यहाँ पे कोई मिरर है तो बनेगी। समझ में आ रहा है? बिकॉज लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, अंदर जाएगी और इमेज बना देगी। मतलब भले ही किसी जगह पे मिरर नहीं है, पर मिरर डायमेंशन इज ऑलवेज अराउंड अस। समझ में आ रहा है? मिरर भले नहीं है और इमेज क्यों मिलती है, 10th क्लास में हमने सीखा हुआ है। अब देखो किसी भी ऑब्जेक्ट से क्या होता है, सपोज मान लो ये
ह्यूमन आई, सर बॉबेडो आँख चला, है सर। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। चलो इधर ध्यान दो, हमारी मर्जी, ध्यान आप बकवास बंद, इधर ध्यान दो। हमें कोई ऑब्जेक्ट कब दिखता है? जब लाइट ऑब्जेक्ट पे गिरती है और वहां से एनर्जी हमारे आंखों में जाती है। समझ में आ रहा है? तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमें कब दिखता है? जब उसमें से लाइट निकल के आती है ऐसे। लॉजिकली समझ में आ रहा है कि एनी ऑब्जेक्ट इज विजिबल टू अस वेदर देयर इज मिरर इज प्रेजेंट और नॉट। समझ में आ रहा है? मिरर है कि नहीं, लेकिन हमको ऑब्जेक्ट दिख रहा है। वो क्यों दिख रहा है? बिकॉज लाइट पहले उस पर गिरती है एनर्जी के फॉर्म में, फिर वही एनर्जी ट्रैवल होकर वापस हमारी आंखों में जाती है, तो हमें ऑब्जेक्ट दिखता है। पर मिरर के अंदर जब हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो ऑब्जेक्ट एज इट इज दिखता है, कोई चेंज नहीं होता है, सेम टू सेम दिखता है, भले ही अंदर कुछ है नहीं। जब हम मिरर में अपने आप को देखते हैं तो सामने हमारे जैसा कोई और थोड़ी खड़ा होता है, वो खाली एक इल्यूजन है। समझ में आ रहा है? पर ऐसा क्यों हुआ? इमेज क्यों दिखी? बातें बंद हो, इधर ध्यान दे। सपोज यहाँ से एक रे गई ऐसे, तो ये इंसिडेंट रे 0 डिग्री पे है कि 90 डिग्री पे? बदूत बोल देना। ये इंसिडेंट रे कराया ऑब्जेक्ट से मिरर पे, वो 0 डिग्री पे हुआ कि 90 डिग्री पे हुआ? 0। तो जिस एंगल से गया उसी एंगल से वापस आएगा, तो लॉजिकली यहाँ पे आपका इमेज होगा। ये हमने 10th क्लास में सीखा हुआ है कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा उसी डिस्टेंस पे मिरर के अंदर भी इमेज मिलेगा, पर वो खाली इन्वर्ट हो चुका होगा। पर ऐसा कैसा होता है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वाई इमेज वहीं पे मिलता है, उसका मैथमेटिकल रीज़न क्या है? किसी को आइडिया है कुछ? सेम डिस्टेंस पे मिलेगा। सिंपल कंसेप्ट क्या है कि u इज इक्वल टू वी फॉर द प्लेन मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ये हमने सीखा हुआ है 10th क्लास में। खाली लेटरल इन्वर्जन होता है कि राइट प्रोफाइल बिकम्स लेफ्ट प्रोफाइल एंड लेफ्ट प्रोफाइल बिकम्स राइट प्रोफाइल इनसाइड द मिरर। पर ऐसा ऑलवेज ट्रू क्यों है? मैथमेटिकल रीजन उसका क्या होता है? सपोज θ1 एंगल पे हमने एक दूसरा रे मिरर में भेजा ऑब्जेक्ट से। लॉजिकली एक बात ध्यान दो, कोई भी ऑब्जेक्ट है तो इसके ऊपर इन्फिनिटी रे गिर रही है और इन्फिनिटी रे रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इन्फिनिटी रे तो बना नहीं पाऊंगा मैं, तो वी आर जस्ट कंसिडरिंग सम ऑफ द रेस। उसके ऊपर से हम पूरा अजम्पशन लगाएंगे कि ऐसा हो रहा है। तो एक रे मैंने कंसिडर किया जो θ1 एंगल पे निकला, ये नॉर्मल टू द प्लेन, मिरर के नॉर्मल एक लाइन है, उससे θ1 एंगल पे गया। तो लॉजिकली क्या होता है, मिरर के अंदर भी वो ऐसे जाता है और ये रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों में गया। ऐसा बताना था, इसलिए आंखों को इतना बड़ा होना पड़ा कि यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में जाएगा, तब आपको इमेज दिखेगी। समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट से सबसे पहले ऑब्जेक्ट पे किसी सोर्स से लाइट गिरी, वो मिरर पे टकराई, मिरर से वापस टकरा के आपकी आंखों में गई, तो आपको ऑब्जेक्ट भी दिख रहा है, इमेज भी दिख रहा है। वहाँ पे इमेज नहीं है फिर भी आपको इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं है फिर भी ऑब्जेक्ट जैसा ही दिख रहा है। समझ में आ रहा है? कई बार किसी शोरूम में जाते हैं तो यहाँ एक साइड पे बहुत बड़ा मिरर लगाया होता है ताकि हमको जगह थोड़ी बड़ी दिखे, ऐसा इल्यूजन होता है हमें कि जगह थोड़ी बड़ी है। समझ में आ रहा है? तो लॉजिकली मिरर्स, मूवीज़ में भी वो सीन देखा होता है कि भाई कोई टकरा जाता है मिरर से, चेस सीक्वेंस। हाँ, तो मिरर डायमेंशन इज प्रेजेंट एवरीवेयर वेदर देयर इज मिरर इज प्रेजेंट और नॉट। अगर मिरर नहीं है तो भी जिस तरीके से आपको ऑब्जेक्ट दिखने वाला था उसी तरीके से इमेज दिखेगा। समझ में आ रहा है? तो दैट्स वाई इमेज फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो लॉजिकली अगर यहाँ से कोई और एंगल से गया, θ2 एंगल से, फिर भी क्या उसका ओरिजिन वहीं से होगा। तो लॉजिकली इसका मैथमेटिकल रीज़न क्या है? कॉन्करेंट ट्राइंगल नाम सुना है कभी? सिमिलर ट्राइंगल्स। तो यहाँ ध्यान से देखो, तो ये एंगल θ1, तो ये एंगल भी θ1, ये डिस्टेंस सेम, ये साइड सिमिलर, तो दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल्स। इधर ध्यान दो, ऐसे ऐसे ऐसे,
ऐसे ऐसे और ऐसे, इसको नाम दे दो ABO ABI, ट्राइंगल ABO एंड ट्राइंगल ABI आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, समझ में आ रहा है, और सिमिलर ट्राइंगल। तो द इमेज विल बी एट द इक्वी डिस्टेंस ऑलवेज बिकॉज एवरी रे विल बी मेकिंग अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल और अ सिमिलर ट्राइंगल, समझ में आ रहा है। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड द कंसेप्ट। कंसेप्ट सिंपल है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, सिंपल। तो ये डायग्राम बनाओ, इसमें लिखो कि जितने भी ट्राइंगल्स बनेंगे ऑल द ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, एंड उसका कंसेप्ट एकदम सिंपल है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस will be always equal to in the case of plane mirror इमेज ये मिरर के पीछे बनती है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस जितनी बराबर, तो मिरर के पीछे कहाँ पे, जैसे एक मिरर है तो उसके पीछे की साइड ना, और अगर पीछे की साइड जगह ही ना हो तो वर्चुअल जगह ही ना हो मतलब मिरर है। आप ऐसा बोलें कैसे खुले स्पेस में मिरर रखा है तो उसके पीछे इमेज बनती है, ऐसा जो अपने को दिखती नहीं है वो अपने को मिरर पे दिखती है, पर अगर मिरर के पीछे जगह ही नहीं है। इमेज बनाने के लिए मिरर ज़रूरी नहीं है, ऐसा बोल रहा हूँ। बिकॉज मैं ऑब्जेक्ट हूँ, मेरे ऊपर लाइट गिरी, जैसे तेरी आंखों में जाके उसने स्टिमुलेशन किया वैसे ही इमेज भी सेम स्टिमुलेशन करती है, जिसलिए जब बातें बंद हो क्या प्रॉब्लम है। यास का जब सुबह उठती है और मिरर में अपना मुंह देखती है और डर जाती है, तो वैसा क्यों होता है? गायब बीजा है ना, बीजा बताना खुश हुआ कि शू फेस से हमारा। इधर ध्यान दो, सिचुएशन क्या हुई कि व्हेन वी सी इन द पर्टिकुलर मिरर आवर इमेज, तो वो इमेज तेरा दूसरा कार्बन कॉपी अंदर खड़ा नहीं है, वो अपनी इमेज दिख रही है। और इमेज दिखने का मेन कारण क्या है कि आपके ऊपर लाइट गिरी और रिफ्लेक्ट हुई। तो वो सिमिलरली अगर मिरर नहीं भी होता तो भी इमेजिनेटर, अगर यहाँ पे मैं मिरर इमेजिन करूँ तो उसमें भी सेम इमेज बनती। दैट्स द इमेजिनेशन, समझ में आ रहा? अजी 10 मिनट बाकी है। लग रहा है यार।